इस बुक को लिखा है एडविन लेफ्री ने, जिसका नाम है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। ये बुक स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही बड़े और मशहूर ट्रेडर जेसी लिवरमोर की कहानी पर बेस्ड है और ये बुक पब्लिश हुई थी पहली बार 1923 में, लेकिन आज भी ट्रेडिंग की दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा क्लासिक मानी जाती है और काफ़ी कुछ इस बुक से हमें सीखने को मिलता है। और इस बुक में हम जानेंगे कि जेसी लिवरमोर ने इतना पैसा कमाने के बाद आखिर क्यों सुसाइड कर ली और वो इस डिसीजन पर पहुंचे। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जेसी लिवरमोर को स्टॉक मार्केट की दुनिया में ग्रेटेस्ट बियर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गिरती हुई मार्केट में भी इतना प्रॉफिट बनाया है कि हम सोच नहीं सकते। और बियर स्टॉक मार्केट में उसी को कहा जाता है जो गिरती हुई मार्केट में पैसा बनाए, और इस काम में जेसी बहुत माहिर थे। दोस्तों, असल में जेसी की जो ज़िंदगी थी वो एक रोलर कोस्टर की तरह थी। जैसे ये कभी बहुत ज़्यादा अमीर हुए, कभी बहुत गरीब हुए, फिर अमीर हुए, फिर गरीब हुए, इस तरीके से ये कहानी चलती है। इस वजह से हमें इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर कैसे क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी हम इसमें जानेंगे, और साथ में ट्रेडिंग में जो सक्सेस इन्होंने हासिल की है वो भी देखेंगे। जेसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोज और हाईज दोनों ही रहे हैं। 1929 का एक स्टॉक मार्केट क्रैश था और उस क्रैश को दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स की क्रैश में माना जाता है, यानी कि वो दुनिया में जितने भी बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स हुए थे उसमें से ही एक था। और इतने बड़े फाइनेंशियल क्रैश में भी जेसी ने एक दिन में $100 मिलियन कमाए थे, और उस टाइम के $100 मिलियन को अगर मैं आज कैलकुलेट करूं तो तकरीबन एक दिन में 1,44,000 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिगर अनइमेजिनेबल है, लेकिन ये सच है। जेसी लिवरमोर 26 जुलाई 1877 को मैसेचुसेट्स यूएसए में एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर एक किसान थे और ज़्यादा सोर्सेज उनके पास मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी जेसी को स्टॉक मार्केट का शौक बचपन से ही था और वो बचपन से ही फाइनेंस की दुनिया में उतरना चाहते थे। जेसी पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे, खासकर मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज़ थे, और उनकी टीचर का कहना था कि जो चीज़ें बच्चे 3 साल में मैथ्स में सीखते हैं वो जेसी 1 साल में ही सीख लेते हैं। इनके फादर ने इनको फार्मिंग करने को बोला था 14 साल की उम्र में, लेकिन जेसी को फार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो पढ़ाई में ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। और इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी माँ को बताया और उनकी माँ ने 14 साल की उम्र में उनको $5 दिए और एक सूट दिया और उनसे कहा कि जाओ, अब तुम दूसरे शहर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। 14 साल की उम्र में ही घर से निकल चुके थे जेसी और अब वो बॉस्टन पहुंच चुके थे। बॉस्टन में उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकरेज ऑफिस में कोटेशन बोर्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। असल में कोटेशन बोर्ड बॉय वो होते हैं जो कि स्टॉक प्राइसेस बोर्ड पर लिखते हैं, डेली बेसिस पर जो भी प्राइस में अपडेट होता है। इस वजह से उनका स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। जेसी मैथ में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे और इसी वजह से उनको नंबर्स भी याद रहते थे। वो डेली बेसिस पर जो भी स्टॉक प्राइस लिखते थे वो सारे उनको याद रहते थे और उनको पता चल जाता था कि स्टॉक प्राइस कल कितना था, आज कितना है, ये कब बढ़ रहा है और कब गिर रहा है। जेसी ने अब स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर लिया था और क्योंकि मैथ्स में स्ट्रांग थे तो काफ़ी अच्छी और बड़ी कैलकुलेशंस ईजिली वो कर लेते थे। स्टॉक प्राइस को वो प्रिडिक्ट अपनी नोटबुक पे करते थे और नोटबुक पे ही वो अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते थे, जिसको वो बाद में बैक टेस्ट करते रहते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे उनके प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने लगे और काफ़ी अच्छी समझ उनको प्राइस मूवमेंट की होने लगी। जेसी ने उन दिनों बकेट शॉप्स के बारे में सुना था। असल में बकेट शॉप्स ऐसे ही हैं जैसे कि डब्बा ट्रेडिंग होती है। डब्बा ट्रेडिंग में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में उसका लिंक दे रखा है। मतलब इधर ऐसा होता है कि स्टॉक प्राइस पर बिड तो लगती है लेकिन स्टॉक खरीदे या बेचे नहीं जाते हैं। बाई सेल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन मान लिए कि गैम्बलिंग की तरह होता है थोड़ा। जेसी ने सोचा कि जब मैं इतनी अच्छी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बकेट शॉप्स में जाकर एक बार अपना लक आजमाता हूँ, एक बार अपनी प्रेडिक्शंस को वहाँ पर उतारता हूँ और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मैं अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। जेसी ने तकरीबन 15 साल की उम्र में बकेट शॉप में एंट्री कर ली थी और वो अब बकेट शॉप में काम करने लगे थे। वहाँ पर स्टॉक्स की प्रेडिक्शंस वो करते थे और उस हिसाब से बेट लगाते थे। उनकी जो पहली अर्निंग थी बकेट शॉप में वो थी $3। एक दिन में उन्होंने $3 कमाए थे। एक दिन में $3 कमाना उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात थी
और इस चीज़ से उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। धीरे धीरे एक्सपीरियंस और प्रेडिक्शन में महारत हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ही महीनों में $1000 कमा लिए थे। $1000 कमाते ही वो बॉस्टन में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे और उस टाइम के $1000 आज की डेट में तकरीबन 29 लाख के बराबर हैं। इतनी बड़ी रकम कमाते ही उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने सोचा कि यार मैं जॉब में इतना नहीं कमा रहा हूँ जितना कि मैं बकेट शॉप में ट्रेडिंग करके कमा रहा हूँ। 15 साल की ही उम्र में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि उनका नाम बॉय प्लंगर रख दिया था, क्योंकि वो अपने बुल ट्रेड्स से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमा लेते थे। बकेट शॉप्स के ओनर्स ने देखा कि यार जैसी तो हमारा सारा पैसा लेके जा रहा है और ये कभी भी फेल नहीं होता है, इसका प्रेडिक्शन एक्यूरेट रहता है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से धीरे धीरे सारे बकेट शॉप्स ने उनको बैन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसी को जब सारे ही बकेट शॉप्स ने बैन कर दिया तो वो अपना भेस बदल कर नई नई ट्रिक्स लगाकर उन बकेट शॉप्स में एंट्री कर लेते थे। जैसी ने 20 साल की उम्र तक तकरीबन $10,000 कमा लिए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है। जैसी को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि यार वो तो अब इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने सिस्टम से बाहर निकलना शुरू हो गए थे। जो उनकी स्ट्रेटजीज थी उससे हटकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था और अपने इस गलत डिसीजन और ओवर ट्रेडिंग की वजह से उनके $10,000 में से सिर्फ $2,500 ही बचे थे। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया था वो अब अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे और तरह तरह की चीज़ों पर काम कर रहे थे। काफ़ी लॉस होने की वजह से और बकेट शॉप्स में बैन होने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि यार वो अब न्यूयॉर्क में ही रहेंगे और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के बाद उन्होंने सोचा कि वॉल स्ट्रीट के करीब रहेंगे और रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे अब और अपने सिस्टम्स को फॉलो करते रहेंगे। न्यूयॉर्क जब जैसी शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लॉसेस होने लगे। उन्होंने सोचा था कि उनके सिस्टम रियल मार्केट में और ज़्यादा एक्यूरेट काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके सिस्टम्स वहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे और जैसी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लगे थे। जैसी को समझ नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करें और कैसी ट्रेड लें। इस वक्त उन्होंने अपनी पहली बीवी से भी शादी कर ली थी, लेकिन जैसी को इतना लॉस होने लगा था कि उनको अपनी वाइफ के कुछ ज्वेलरी भी बेचना पड़ी और इस वजह से उनके रिलेशंस में काफ़ी तनाव बन गया और उनको आखिरकार डिवोर्स हो गया। जैसी इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन जैसी ने आखिरकार अपने आप को वापस से रिकवर कर लिया था और अब उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो बकेट शॉप में दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। इस बार वो बकेट शॉप में नई स्ट्रेटजीज़ के साथ आए और अब वो इंटरडे की जगह स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिससे कि वो बकेट शॉप में स्टॉक्स पर बिड लगाते थे और उनको कुछ दिन के लिए होल्ड रखते थे। उनकी नई स्ट्रेटजीज़ काम करने लगी थीं और बकेट शॉप में दोबारा वो काफ़ी अच्छा पैसा बनाने लगे थे। 1906 की बात है, उन्होंने यूनियन पैसिफिक स्टॉक्स में देखा कि वो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो बैंकिंग स्टॉक्स थे। तो जैसी की प्रेडिक्शन उस पे ये हुई कि अब इन स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे और जैसी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स गिरने वाले हैं। जैसी ने यूनियन पैसिफिक के स्टॉक को शॉर्ट कर दिया और तभी कुछ दिन बाद सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से यूनियन पैसिफिक के स्टॉक्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और वो एक तरीके से क्रैश हो गए। और 1907 के मार्केट क्रैश में जैसी ने तकरीबन $1 मिलियन तक कमा लिए थे। $1 मिलियन उस टाइम पे काफ़ी बड़ा अमाउंट था और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर, काफ़ी फेमस होने लगे थे। JP मॉर्गन जैसे बहुत बड़े बैंकर्स ने उनको अप्रोच किया कि वो मार्केट क्रैश में उनकी मदद करें और मार्केट को क्रैश होने से थोड़ा बचाएं। जैसी ने JP मॉर्गन के सजेशन को मान लिया और मार्केट में काफ़ी बड़ा अमाउंट लगाया मार्केट को रिकवर करने के लिए, जिससे कि मार्केट काफ़ी रिकवर भी हुई और इससे जैसी एक हीरो की तरह सबके सामने आए। लेकिन अब जैसी की पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी और 1929 के मार्केट क्रैश में कुछ लॉस होने की वजह से उनको अपनी दूसरी बीवी को भी डिवोर्स देना पड़ा।
जैसे कि बेटे ने भी गलत रास्ता चुन लिया था और वो भी गलत रास्ते पे चलने लगा था। काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक और ड्रग्स वगैरह का यूज़ करने लगा था, जिसकी वजह से जैसी को मेंटली डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्हें अपनी लाइफ के फेलियर्स और पर्सनल लॉसेस बहुत ज़्यादा तंग करने लगे थे और मार्केट क्रैश और उनके गलत डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी सही से काम नहीं कर पा रही थी। इन सारी प्रॉब्लम्स से जूझते हुए जैसी ने अपने आप को और ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था और अब वो किसी से ज़्यादा ना मिलते थे और ना ही कुछ बात करते थे। इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जैसी ने फैसला लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसी लिवरमोर की कहानी कुछ इस तरीके से है कि उनके पास पैसा भी था और उनके पास नाम भी था। एक टाइम पर उनके पास सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गलत डिसीजन लेने की वजह से वो ये सारा कुछ खो बैठे थे। उनके सही डिसीजंस उन्हें सक्सेस की काफ़ी ज़्यादा पीक पर ले जा चुके थे, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उनके कुछ गलत डिसीजंस थे जिनकी वजह से अर्श से फर्श पर आ गए थे। इस वजह से हमें इनकी स्टोरी से ये जानने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस और फेलियर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं बनाया, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं बनाई और सारी चीज़ों को सही से मैनेज नहीं किया, तो स्टॉक मार्केट जितना पैसा देती है उससे ज़्यादा पैसा ले भी जाती है। ये एक प्रोफेशन है और इसको प्रोफेशनली तरीके से यूज़ किया जाता है, इससे प्रॉफिट बनाया जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक पैसे की तिजोरी है जिसमें हाथ डालो और पैसा निकाल लो, और दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है। तो इन दोनों में से ही स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल चीज़ है जिसमें कि प्रॉपर एनालाइज करके कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल समझकर कंपनी की जो बिज़नेस है उसको समझकर इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी जब ग्रो करती है उसके बाद ही लोगों को प्रॉफिट होता है। इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग भी होती हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे जैसी चीज़ें भी हैं जो कि एक पार्ट ऑफ गैम्बलिंग की तरह होती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला, क्या चीज़ें मिली, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी स्टॉक मार्केट की रियलिटी को समझ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।